तो आज हम एक और जो दो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे टुडे, एंड ये यूनिट फिर हमारी खत्म हो जाएगी। सो सबसे पहली चीज, जो पहला टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है। तो डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विलियम हैरी क्रुस्कल एंड विल्सन एलन वैलिस। इन लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। दे यूज अ टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। इट टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ द प्रोपोर्शन मीडियन एमंग ग्रुप। तो प्रोपोर्शन मीडियन का दिखाते हैं आपको कि कौन आपका जो मीडियन है उनका प्रोपोर्शन कैसा है, क्या ज्वाइन कैसे, मतलब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली इक्विटी ऑफ पॉपुलेशन मीडियन एमंग ग्रुप्स, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे क्लासिफिकेशन। आप कह सकते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो इक्विवेलेंट है आपका किसके, एनोवा की। एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट फॉर 3 और मोर ग्रुप्स। तो उसी का एक्सटेंशन है मैन विटनी यू टेस्ट जो हमने किया था। बेसिकली ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरह ही होते हैं और मतलब सेम फंक्शन के लिए होते हैं, लेकिन ये नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। तो द टेस्ट टू टेस्ट होमोजेनिटी ऑफ द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन मीडियन एमंग ग्रुप्स। सो क्यों हम यूज करते हैं द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सैंपल्स, कि सैंपल्स हमारा होमोजेनियस है कि नहीं है, टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीडियंस। तो पॉपुलेशन के जो मीडियंस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, जिससे कि हम नल हाइपोथेसिस चेक कर सकते हैं। एंड क्या कंडीशंस हैं इसको यूज करने की, व्हेन देयर आर 3 और मोर कंपेरेबल ग्रुप, यानी कि 3 या उससे ज्यादा, 2 तक तो हम बाकी के टेस्ट कर लेते हैं, है ना, जैसे हम वहां पे कर रहे थे टी टेस्ट एंड ऑल्सो। तो जब हम 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच कंपेरेबल ग्रुप इज 5 और मोर। तो मिनिमम 5 या मोर ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, यानी कि एक सैंपल में कम से कम 5 और मोर डेटा और आइटम्स, जिनको हम बोलते हैं, मस्ट बी देयर। द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट्स द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या करता है कि ये अप्रोक्सीमेशन किसका होता है, किससे मिलता जुलता है, काई स्क्वायर से। व्हेन द एजम्पशन ऑफ वन वे एनोवा और नॉट मेट। तो अगर वन वे एनोवा का एजम्पशन नहीं मिलता है तो हम एजम्पशंस मतलब जो उसके बेसिक प्रीरिक्विजिट है नहीं मिलते हैं तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक है। व्हेन देयर इज वन नॉमिनल वेरिएबल, एक नॉमिनल वेरिएबल हो, एंड वन मेजरमेंट इज रैंक्ड वेरिएबल, एक क्या हो, रैंक्ड हो। तो नॉमिनल यानी जैसे मैंने कल बताया था, मेल फीमेल, है ना, एडिक्ट नॉन एडिक्ट, है ना, डायबिटिक नॉन डायबिटिक। तो ये नॉमिनल हो गया क्योंकि इनको सिर्फ इनको बीच की कोई कैटेगरी नहीं है, डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। मेजर और अगला मेजरमेंट कैसा हो, रैंक्ड हो, यानी रैंक्स में हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये H0 आपको पता है क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रैंक, सम रैंक, एंड देन कैलकुलेट KW स्टैटिस्टिक एंड क्रुस्कल वैलिस स्टैटिस्टिक एंड कंपेयर। तो स्टेप्स क्या होंगे, नल हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, है ना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी होगी, आप रैंक करेंगे, रैंक का सम करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। ये इस तरह की स्टेप्स हम पहले भी मैन विटनी टेस्ट में कर चुके हैं, एंड कंपेयर कर देंगे इसको। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, है ना, 12 divided by n plus 1 sum of r I square and ni minus 3 and group में n plus 1 ब्रैकेट में, सॉरी, prerequisite there must be 3 or more group of observation, क्योंकि 2 के लिए तो हम करने नहीं है, तो यहाँ पे 3 और more observations होने चाहिए।
ऑब्जर्वेशन शुड बी मेजर्ड ऑन रेशियो और इंटरवल स्केल। ऑब्जर्वेशन जो होने चाहिए वो रेशियो या इंटरवल स्केल्स पे हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप शुड बी 5 और मोर, ऑलरेडी हमने बात की है। द ग्रुप आर कंपेरेबल बट इंडिपेंडेंट ऑफ इच। तो ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? कंपेरेबल और इंडिपेंडेंट ग्रुप होने चाहिए आपके। कंपेरेबल इंडिपेंडेंट तो मैंने बताया है क्या होता है। कंपेरेबल मतलब कि आप दो चीजों को कंपेयर कर सके। सपोज आपने बच्चे ले लिए, चाइल्ड ले लिए 6 to 8 ईयर्स के, और दूसरा आपने एडल्ट ले लिए, ठीक है, वो ले लिया आपने 18 to 20 के। अब इन दोनों के आईक्यू का मैच कर रहे हो आप, तो ये नॉन कंपेरेबल है, नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते भाई। इनका स्टेज एज का जो है डेवलपमेंटल स्टेज वो अलग है, ये अलग है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हो तो इनकी ज्यादा होगी, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते। इक्वल ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं हमेशा, तो कंपेरेबल होने चाहिए। एंड विद इन ईच ग्रुप द ऑब्जर्वेशन और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कि उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। When we substitute rank for the original values, we lose information, which makes KW test somewhat less powerful than one way ANOVA. वन वे एनोवा में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो डेटा आ रहा है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है आपके पास, वो एज इट इज ही आप यूज करते हो। उनका मीन, मीडियन, मोड, आप मीन निकालते हो, एसडी निकालते हो, एंड देन आप एफ टेस्ट लगाते हो। तो वो सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सपोज डेटा आ रहा है 10, 20, 21, 35, 33, ये सब आ रहा है, तो ओरिजिनल डेटा आप यूज नहीं करते हो। क्या करते हो, इसको रैंक कर देते हो। ये हमने देखा था पिछले टेस्ट में भी, रैंक कर दिया कि 10 है तो 1, तो है ना, 10 के बाद 20 का 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसका 4 हो गया रैंक, इसका 5 हो गया। तो क्या होता है कि तो टेस्ट को कम पावरफुल कर देता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हम ये यूज करते हैं। फॉर स्मॉल सैंपल साइज, जैसे मैंने बोला था कि बिलो 30 अगर है, क्या कहते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर द सैंपल इज ऑन इज नॉट ए नॉर्मल, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी छोटा सैंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस है, कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके पास सोर्स आए हैं उस पे बेस्ड है। नो इन्फॉर्मेशन इज डिलीटेड और ओमिटेड, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन घटाते या जोड़ते नहीं है। जैसे कि नॉन पैरामीट्रिक में कई बार हम प्लस का साइन हटा ले, पैरामीट्रिक में प्लस का साइन, प्लस माइनस का साइन हटा देते हैं, या उसको स्क्वायर कर देते हैं। नंबर है सपोज एन है, एन का अंडरस्कोर कर दिया या एन का स्क्वायर कर लिया, तो वो सब चीजें नहीं करते हम। टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, और क्वांटिटेटिव है, कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन वेरी लार्ज डेटा। डेफिनेटली लार्ज डेटा होता है तो उसके चांसेस हैं कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेगा। तो जब उसको फॉलो करने वाला टेस्ट होता है तो फिर हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं करते हैं, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द सीरम प्रोटीन लेवल ग्राम पर डीएल क्वांटिटी, आई थिंक होता हुआ कुछ, ऑफ 15 केसेस विद ग्रेड 1, 2, 3 अंडर न्यूट्रिशन आर गिवन बिलो। तो ग्रेड 1 का ये है, ग्रेड 2 का ये स्कोर है, ग्रेड 3 का ये स्कोर है। देखो अगर सिर्फ 2 होते तो दूसरा टेस्ट हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप है, 1, 2, 3। अब हमें ये देखना है, टेस्ट वेदर द डिफरेंस इन द सीरम प्रोटीन लेवल आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। किस पे, 5% ऑफ डिग्री, जो हमारा 5% अल्फा वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो H0 क्या होगा कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है सीरम प्रोटीन लेवल में। H1 मतलब तीनों ग्रुप में डिफरेंसेस हैं प्रोटीन लेवल में, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अब हमारे पास सीरम प्रोटीन लेवल, ये सारा डेटा आ गया, तीनों ग्रुप का डेटा है ये, है ना। ये कौन सा ग्रेड 1 का है, कौन सा ग्रेड 2 का है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने रैंक्स दे दी, यानी कि 5, 5, 5 है तो 3 ग्रुप्स में, तो 15 टोटल हो गया। तो ये रैंक्स हमने दे दी। 5.4 सबसे छोटा है तो 1, 5.5 उससे बड़ा है तो 2, 5.6 उससे बड़ा है तो 3। तो ये रैंक्स हमने इनको दे दी, जैसा हमने बोला था कि रैंक। अब इन रैंक्स का सम कर लेते हैं। तो ये सारी रैंक्स हो गई, डेटा की रैंक्स हो गई तीनों ग्रुप की अलग अलग। तो R1 का सम, R2 का सम, R3 का सम हमने निकाल लिया।
R1 का सम का स्क्वायर कर दिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, एंड देन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो n कितना है यहाँ पे 5 है ना। तो यहाँ पे जब 5 है तो इसे डिवाइड कर दिया, सब में 5 ही है, तो इनको सबको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास R2 स्क्वायर आ गया, R1 स्क्वायर आ गया, R3 स्क्वायर आ गया। एंड अब ये जब हमारे पास आ गया तो ये फॉर्मूला देखो हमारा हमने देखा था, तो ये फॉर्मूला में हम ये रख के निकाल सकते हैं। R1 आ गया ये स्क्वायर, सम ऑफ RI स्क्वायर, तो RI स्क्वायर मतलब तीनों के स्क्वायर्स का सम कर दिया, R1 R2 R3 का, तीनों का ये 15 आ जाएगा, ये 3 है, n टोटल हमारा कितना हो गया 15 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 प्लस 1 हो जाएगा, ये 12 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले में रख के, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है करके हम क्रुस्कल वैलिस टेस्ट में कहाँ यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया इसको हम जहाँ पे 2 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं इनको कंपेयर करना है, और डेटा हमारा सैंपल हमारा छोटा है और हमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है, तो वहां पे हम इसको यूज कर देते हैं। मेन चीज है कि नॉन पैरामेट्रिक ऑब्जर्वेशन जो भी हमारे पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और एक डेटा हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक हमारा क्या कहते हैं नॉमिनल। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो क्या है, ये डेटा आपका कंटिन्यूअस वाला डेटा आ रहा है सारा, ये नॉमिनल है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ये नॉमिनल है, तो ये कंडीशन इसके अंदर होती है। अब इसी को हम रैंक कर लेते हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से हम क्रुस्कल वैलिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अगर वो वैल्यू हमारी h की वैल्यू 0.05 यहाँ पे नहीं वो बताया है हर एक टेस्ट की तरह, तो ये वैल्यू जो हमारी आ गई क्या कहते हैं जो हमने कैलकुलेट की, हाँ यहाँ से जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको 0.05 लेवल के ऊपर हम चेक कर लेंगे कि क्या वो उससे ज्यादा है या कम है, अकॉर्डिंगली हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्रुस्कल वैलिस टेस्ट हमारा हुआ।